PDF आप जो है दे दी जाएगी। ये क्लास 7 का जो तीसरा पार्ट है, जो इतिहास वाला पार्ट है, इसकी आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं, जिसमें लगभग जो है देखो 1 2 3 4 5 और 6 चैप्टर है इसके अंदर। तो आइए इन 6 चैप्टर की चर्चा करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा अतीत। हमारा अतीत NCERT के अंदर 3 बुक लगती है, हमारा अतीत नाम से लगती है ना, उसी प्रकार यहाँ पर एक चैप्टर लगता था हमारा अतीत यानी हमारा इतिहास। देखिए हमारे अतीत के ज्ञान भंडार का पता कैसे चलता है, तो शिलालेख व पुरातन सामग्री से हमें पता चलता है। वे स्रोत जो पुराने हैं तथा पुरातत्ववेताओं द्वारा एकत्रित किए गए हैं कहलाते हैं पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। वे प्राचीन स्रोत जो किसी भाषा में लिखे गए हैं साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। देखो प्राचीन काल की हमें अलग अलग चीजें मिली हैं। कुछ चीजें तो हमें जैसे बर्तन के रूप में, एविडेंस के रूप में प्राप्त हुई है, कुछ चीजें हमें लिखित में प्राप्त हुई है। तो जो लिखित है वो साहित्य कहलाता है, लिखित है वो क्या कहलाता है, साहित्यिक स्रोत कहलाता है। तो लिखित नहीं है, वस्तुओं के रूप में है, वो पुरातात्विक स्रोत कहलाता है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी, तो मानव ने सबसे पहले तांबे की जो है खोज की। और मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया था, तांबा नामक धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले जो है करना शुरू किया था। आज थोड़ा सा क्या है कि गला जाम हो रहा है, सुबह का कल फ्रिज का पानी पी लिया था और इसी कारण जो गला जाम हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं है, गला हमें रोक नहीं सकता है। हाँ ये बात अलग है कि सुरीली आवाज की जगह जो फटी हुई आवाज आएगी, लेकिन आप है ना क्वेश्चन को पढ़ लेना और मेरी आवाज को म्यूट करके देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु का पहला नगर कौन सा खोजा गया था, तो पंजाब का हड़प्पा खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया था सिंधु में। सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल पाकिस्तान में है, ये जो क्वेश्चन है ना ये मोस्ट है, पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोट डीजी एंड चहुंदड़ो, ये जो स्थल है वो कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है। और सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल हैं जो भारत में है, ये भी अच्छा मोस्ट क्वेश्चन है। ये है रोपड़, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा। वेदों की रचना किस नदी के तट पर हुई थी, तो सरस्वती नदी के तट पर जो है वेदों की रचना हुई। क्योंकि वर्तमान में जो घग्गर नदी बहती है हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ से, उस नदी को ही प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, उस नदी को प्राचीन समय में जो है क्या कहा जाता था, घग्गर नदी के नाम से, सॉरी सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। आज जितना वर्तमान समय में जितना महत्व गंगा नदी का है, उतना और उससे ज्यादा महत्व प्राचीन काल में किस नदी का था, सरस्वती नदी का जो था वो था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर कि सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता था शिवालिक पहाड़ी से माना जाता था। और सिंधु की माँ किस नदी को कहा जाता था, ये जो सिंधु नदी है ना इसकी माँ कहा जाता था सरस्वती नदी को। और सिंधु के समकालीन नदी घाटी सभ्यता कौन सी है, सिंधु नदी जो सभ्यता है उसके समकालीन कौन सी सभ्यता है, तो मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की दजला सभ्यता, दजला फरात, और चीन की हवाई ईगो नदी सभ्यता जो है इसके समकालीन है। इस प्रकार के क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर और रीट सेकंड पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप जो ध्यान रखना। और जो बच्चे कह रहे हैं कि आवाज सही नहीं आ रही है, एक्चुअली आज आवाज सही है ही नहीं, इससे ज्यादा सही आवाज आएगी नहीं, क्योंकि आज गला खराब है, आज बोला जा ही नहीं रहा है। लेकिन फिर भी आप मारवाड़ी में कह नहीं धक्को कर रखे आप, तो आज तो भैया ऐसी आवाज आएगी। अब देख लो, आपको अगर सेशन में रहना है, देखना है तो देख लो, नहीं देखना है तो कोई बात नहीं है। तो कैसे ठीक करें, पहले तो माइक का बहाना लगा देते थे कि माइक ठीक नहीं है, लेकिन आज तो गला ही खराब हो रखा है ना। नेक्स्ट देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ में। 1961 में 2 टीलों के बीच इस सभ्यता स्थल की जो खोज की गई थी, एक था बड़ा टीला और एक था छोटा टीला, है ना, एक ऊंचा था और एक था नीचे वाला टीला। तो इन दो टीलों के बीच खोजा गया था। आहड़ सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में है, इसे ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बागोर सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, तो बागोर जो है वो भीलवाड़ा में स्थित है। और बालाथल व
गिलुंड सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। नौहर सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। ताम्रयुगीन लोहे की कुल्हाड़ियां मिली है। क्वेश्चन देखो कैसे पूछे जाएंगे। और आप राजस्थान के इतिहास, सॉरी, ऑल ओवर पूरे राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवारी, एलडीसी, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको 90% क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? ओल्ड आरबीएससी से। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी पटवारी का, पुलिस का, एलडीसी का, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, रीट के पुराने कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको 90% क्वेश्चन आपको यहीं से ओल्ड आरबीएससी के बुक से मिल जाएंगे, चाहे वो इंडिया जीके के हो, चाहे वो राजस्थान जीके के हो। चंद्रावती सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, सिरोही में स्थित है। और पचमाता सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में। अब क्वेश्चन आ जाएगा पचमाता सभ्यता स्थल, तो कई बच्चे जो केवल कोचिंग में पढ़ के आए ना, उनको तो यही पता नहीं होगा कि यार पचमाता सभ्यता तो हमने पढ़ी नहीं। हमने तो कालीबंगा, हमने तो आहर, हमने तो उदयपुर सभ्यता, हमने तो जो है गिलुंड सभ्यता, हमने ताम्रवर्ती सभ्यता, हमने जो है वो नीमका थाना की सभ्यता, ये सभ्यता पढ़ी थी। पचमाता कहाँ से आ गई? हमारे टीचर ने तो पढ़ाया नहीं है, तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो याद रखिएगा पचमाता सभ्यता राजसमंद में जो है स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? सीकर में, कांतली नदी के तट पर है ये। बेराट सभ्यता स्थल जो है जयपुर में है, महाभारत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तरखान वाला डेरा सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो श्री गंगानगर में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता ईसा, ये कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? तो ये 2500 वर्ष वर्तमान से जो है माना जाता है, यानी वर्तमान से 4500 वर्ष पूर्व। दूसरा चैप्टर आता है इस काल का इतिहास का, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। वेदों के लिखे जाने के आधार पर वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद 4 होते हैं, आप सबको पता है। सबसे पुराना वेद होता है ऋग्वेद। और यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले मंत्र किस वेद में मिलते हैं? तो यजुर्वेद वेद जो है, यजुर्वेद वेद जो है, यहाँ पर हमें यज्ञों में बोले जाने वाले मंत्र लिखे हुए प्राप्त होते हैं। देवताओं की पूजा से संबंधित सभी मंत्र किस वेद में मिलते हैं? तो साम वेद में। हमें देखो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो यजुर्वेद है ये यज्ञ से संबंधित है, और साम वेद जो है वो देवताओं की स्तुति करना, आप देवताओं को कैसे खुश करें, उनकी जो है वो पूजा अर्चना कैसा करें, कौन कौन से मंत्रों का आप उपयोग करें, ये सारी चीजें आपको सामवेद में जो है बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, भारतीय संगीत का उद्गम किस वेद से हुआ है? तो सामवेद जो है वो संगीत से भी संबंधित है, तो सामवेद से हुआ है। चिकित्सा विधा का ज्ञान किस वेद से मिलता है? अर्थवेद से मिलता है चिकित्सा का ज्ञान हमें। और वेद कितने भाग है? तो वेद के जो है 4 भाग है, संहिता, ब्राह्मण्य, अरण्य और उपनिषद। जीवन के जन्म से मृत्यु तक कितने संस्कार बताए गए हैं? हमारे हिंदू धर्म में टोटल 16 संस्कार बताए गए हैं। और वैदिक संस्कृति में मानव जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 100 वर्ष की आयु मानकर एक मानव की 4 भागों में बांटा गया कि जन्म से लेकर 25 वर्ष तक वह जो है ब्रह्मचार्य का पालन करेगा, गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करेगा। 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक वो समाज में रहेगा, समाज में विवाह करेगा, बच्चे जन्म देगा, उनकी लायबिलिटी को पूर्ण करेगा, अपने समाज के जो दायित्व है उनको पूरा करेगा। प्लस 50 से लेकर और 75 वर्ष तक वह जो है वो संन्यास आश्रम में रहेगा और वहां पर ईश्वर की जो है ज्ञान की प्राप्ति करेगा। और इसके बाद अगर वो जिंदा रहता है तो वह जो है वो 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम में रहेगा, यानी वो जंगलों में जाएगा और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करेगा। और फिर वहां से आकर 75 से 100 वर्ष तक जितना समय वो जिंदा रहता है, जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को वह जो है वो अन्य लोगों से जो है क्या करेगा? शेयर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? तो कर्म है ना।
प्राचीन समय में जब ऋग वैदिक काल था तो वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था का जो आधार था वो कर्म था। आप किस घर में जन्मे हो इसका कोई महत्व नहीं था, आप किस कुल में जन्मे हो इसका भी कोई महत्व नहीं था, महत्व था आपका काम क्या है। और हम सब युवाओं को आज भी यही करना चाहिए कि इसको फिर से, जिस प्रकार ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जाति आधार न होकर कर्म आधार थी, हमें भी ये स्वीकार करना चाहिए और वर्तमान समय में हमें जो है जाति को छोड़कर जो है वो फिर से कर्म आधारित जो है वो वर्ण व्यवस्था को अपनाना चाहिए कि जो जैसा काम करेगा, अगर वो ब्राह्मण के घर में जन्मा है लेकिन वो काम कर रहा है कैसा, तो वो भी उसी जाति का माना जाए। अगर नीची जाति ऊंची जाति ये सब खत्म करके कर्म के आधार पर क्या होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार किसे माना गया है, कुटुंब को माना गया है। और वैदिक संस्कृति में कुटुंब शब्द के किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कुटुंब यानी परिवार। कुटुंबों से मिलकर क्या बनता है, ग्राम बनता है। जब बहुत सारे परिवार मिल जाते हैं तो गांव का निर्माण करते हैं और गांव से मिलने से विश्व बनता है और विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता है। विश्व के समूह से किसका निर्माण होता है, तो जन का निर्माण होता है और जन का शासक क्या कहलाता है, राजन या जनपति कहलाता है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। एंड वैदिक काल में खिल्य भूमि किसे कहा जाता था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में आ जाएगा तो बड़ा ही हार्ड लगेगा, बड़ा ही कठिन लगेगा। खिल्य भूमि कहा जाता है बंजर भूमि को, है ना, बंजर भूमि को। अब की बार दो शब्द आए थे, मेरे अभी तो याद नहीं आ रहे हैं क्या शब्द थे वो, लेकिन दो शब्द आए थे जिसमें मुगल काल की जो व्यवस्था थी उसके बारे में, भूमि के बारे में पूछा गया था और वो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था यहाँ पर, है ना। अब की बार भी जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पर पढ़े थे। वैदिक सभ्यता में एक अलग बात है कि बाकी जो यूट्यूब चैनल हैं या जो बुक वाले होते हैं वो क्या करते हैं, पेपर होने के बाद थोड़ा दिखावा करते हैं, बखान करते हैं कि देखो हमारी पुस्तक से आया है, जो हमने पढ़ाया है वो आता है। और हमारी ये आदत नहीं है, हमने कभी भी, मैं आज तक देख लो किसी बच्चे से मैंने ये नहीं कहा कि हम पूछता भी नहीं हूं मैं। और जनरली मैं खुद पेपर देता हूं तो मुझे खुद को पता रहता है कि हमने जो पढ़ाया है वो आया है कि नहीं आया है, तो मैं फिर मुझे पता चल जाता है कि ठीक आया है, तो फिर मुझे बखान करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा सीरियस होकर किसी एक स्थान पर विश्वास करके पढ़ता है उसको 100% यहाँ से बेनिफिट होता है। अगर कोई बच्चा निरंतर यहाँ से पढ़ रहा है और सीरियस तैयारी कर रहा है, यानी जो हम पढ़ा रहे हैं उसको बाद में दोहराता है और याद कर रहा है ना, उसको पेपर में 100% फायदा मिला है इस बार। हालांकि लोग बच्चे कह रहे हैं कि 23 तारीख का पेपर बहुत कठिन था, हाँ कुछ हद तक कठिन था, लेकिन इस परिवार के बहुत सारे सदस्य जो 23 तारीख को पेपर था वो सब बच्चे जो है सफल हो रहे हैं, उनका पेपर फाइट हो रहा है। कुछ बच्चे हैं जिनका नहीं फाइट हो रहा है, लेकिन जिन्होंने अच्छे से तैयारी की, सीरियस तैयारी की, उनको पेपर कठिन नहीं लगा। मुझे कुछ लड़कियों ने कॉल करके कहा कि सर हमें तो 23 का पेपर कठिन नहीं लगा, मनोविज्ञान तो हमारे 25+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मेरे खुद के 25+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एसएसटी थोड़ा सा हार्ड था, एसएसटी में जो है थोड़े से कम क्वेश्चन सही हुए। मेरे तो एसएसटी और मनोविज्ञान दोनों में ठीक क्वेश्चन हो गए, लेकिन मुझे तो संस्कृत नहीं आया। संस्कृत में मेरे केवल मात्र 12 क्वेश्चन सही हुए 30 में से, तो इस बार संस्कृत ने थोड़ा सा नीचे कर दिया, वरना हमेशा 100+ स्कोर होता है ना, रीट लेवल फर्स्ट चाहिए हो या सेकंड हो। तो इस तरीके से पता चल जाता है। 2 ही विषय मैं आपको पढ़ाता हूँ और उस विषय में हमने यही कहा है आपसे कि हमारे साथ जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट को आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता जो है वो नहीं होगी कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता। वैदिक सभ्यता में व्यापारियों को क्या कहा जाता था, पणी कहा जाता था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पणी का संबंध है वैदिक काल के व्यापारियों से। और ऋग्वेद में किस सिक्के के बारे में पता चलता है, तो निष्क नामक यहां पर जो है सिक्का चलता था, निष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, वैदिक सभ्यता में व्यापार की कौन सी पद्धति प्रचलन में थी, तो वस्तु विनिमय था, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। जैसे रात को हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था ना कि लो प्लास्टिक में आप चीज ले सकते थे। एक समय ऐसा था कि आप लो प्लास्टिक आदि चीजों में क्या ले सकते हैं, वस्तुएं ले सकते हैं दूसरी। ये हो गया वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वैदिक कालीन नदियों का नाम देखते हैं, उस समय की और वर्तमान नदी। देखो उस समय कुंभा नदी थी एक, जिसको वर्तमान में काबुल नदी कहा जाता है। उस समय कुर्मुद नदी थी, कुर्मुदा नदी, इसे वर्तमान में कुल्लम नदी कहा जाता है। उस समय गौतमी नदी थी,
को गोमल नदी कहा जाता है वर्तमान में। सुवस्तु नदी थी जिसे स्वात नदी वर्तमान में कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहां से 100% पूछा जाएगा और अभी पूछा गया था, अभी रीट के पेपर में यहां से एक क्वेश्चन आया है। अब आप कहोगे कि सर क्वेश्चन पढ़ाया हुआ नहीं आता, अभी आया है। सिंधु नदी को सिंध नदी कहा जाता था, विस्ता नदी को झेलम नदी कहा जाता है, विपाशा नदी को व्यास नदी एंड परुष्णी नदी को रावी नदी, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था परुष्णी वाला। और अस्करी नदी को चिनाब नदी, उद्री नदी को सतलज नदी, दष्टवती नदी को सरस्वती नदी कहा जाता है। ये सब अभी अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट में करके बता दो कि कौन सी नदी के बारे में पूछा गया था। एक क्वेश्चन नदी का पुराना नाम देके नया नाम जो है पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा क्या, नेक्स्ट चैप्टर आता है मध्यकालीन भारत और मगध साम्राज्य। एक सेकंड रुकना। महाजनपद कालीन भारत एवं मगध की बात करते हैं कि महाजनपद कालीन भारत और मगध, रावी नदी था क्या? अच्छा रावी नदी था, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जन समूह या कबीला जिस स्थान पर निवास करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जनपद कहा जाता है। और बड़े जनपदों में छोटे जनपदों के मिलने से किसका निर्माण होता है? तो महाजनपद का निर्माण होता है। और महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो 16 महाजनपद आप सब जानते ही हैं। और 16 महाजनपदों में सर्वप्रथम जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है कि 16 महाजनपद थे? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और 16 महाजनपद कौन से थे? अंग था, अंग की राजधानी था चंपा। ये भी मोस्ट है, वेरी मोस्ट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी मोस्ट है ये। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, काशी की राजधानी थी वाराणसी, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, वज्जी की राजधानी थी वैशाली, पल्ल की राजधानी थी कुशीनगर एंड खुशीनरी पावा, चेंदी की राजधानी थी सतीमती एंड वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र कंपलिए एंड मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, मत्स्य जनपद जयपुर वाला, ये तो आपको याद आ रहा होगा। सूरसेन भी राजस्थान से जुड़ा हुआ है और भरतपुर का क्षेत्र सूरसेन कहलाता था, कल ही पढ़ाया था ज्योग्राफी में। मथुरा इसकी राजधानी थी। और असम की राजधानी थी पोतन एंड अवंती की राजधानी थी उज्जैनी महिष्मती, कंबोज की राजधानी थी राजपुर, गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो अगर आप ठान लेते, देखो आपके अंदर धैर्य होना जरूरी है। एनसीईआरटी हो चाहे आरबीएसई पुस्तक हो, उनको पढ़ने के लिए ठहराव चाहिए, उनको पढ़ने के लिए धैर्य चाहिए, क्योंकि ये ऐसी पुस्तकें हैं कि अगर आप इनको सेल्फ स्टडी करके पढ़ते हो ना तो आप 2 दिन में ही बोर हो जाओगे। इसीलिए तो हमने इनके वन लाइनर क्वेश्चन बनाए आपके लिए कि आप डिटेल में नहीं पढ़ सकते हो, तो इतने अगर वन लाइनर भी कर लेते हो प्रत्येक चैप्टर वाइज तो आपका बुक जो है वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है। तो ये मैंने जैसे आपको रीट में कहा था कि ये पढ़ के जाना है, आप चाहे कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप कोई XYZ गाइड पढ़ रहे हो, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। रोशन गुजर जी कह रहे हैं इनकी माता जी बीमार है। रोशन गुजर जी, माता जी का ध्यान रखिए मेरे भाई, क्योंकि माँ इस धरती पर जो है ना सबसे ज्यादा अनमोल है। माँ से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। नौकरी मिले ना मिले, काम मिले ना मिले, भूख मरे तो भी कोई बात नहीं है। बाहर बारिश आने लगी है, लेकिन माँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माँ नहीं या माँ ना होना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपसे देखा जा रहा है, देखिए माँ का इलाज करवाइए, उनका केयर कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। और उनको हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं
कि वो स्वस्थ होकर आपके पास लौटे बहुत जल्दी और आप अपनी माँ के साथ घर आए और फिर से माँ के हाथों का भोजन कर पाए। क्योंकि इस धरती पर माँ बाप से ज्यादा अनमोल कोई वस्तु नहीं है। हमने कभी भगवान को नहीं देखा है, हमने कभी ईश्वर को नहीं देखा है, हमने सुना है कि भगवान होता है, लेकिन रोज माँ बाप को जब देख लेते हैं, पिताजी तो हमारे है नहीं, माता जी है, तो हमारे लिए तो भगवान है वो। रोज सुबह उठ के चरण स्पर्श करते हैं, यानी दिन की शुरुआत हमारी माँ से ही होती है। उनके जब पैरों में छूते हैं पैरों को, और जब माँ आशीर्वाद देती है कि बेटा तुम सदा सुखी रहो और तुम्हारा कार्य सफल हो, तो ऐसा लगता है कि साक्षात जो है वो ब्रह्मा जी के मुख से ही हम वचन सुन रहे हैं। और एक इतनी ज्यादा एनर्जी आती है, इतनी ज्यादा जो है वो पॉजिटिविटी आती है इससे, कि कितने भी आप अंधेरों में क्यों ना हो, कितने भी आप समस्याओं में क्यों ना हो, उलझे हो, लेकिन माँ के वो जो शब्द हैं आपके प्रति कहे गए आशीर्वाद के रूप में, वो आपको एक अलग पावर देते हैं। तो अगर आपके पास माँ है तो उसका सम्मान करें, उसके चरण स्पर्श करें और उनको उनका ख्याल रखें, क्योंकि इस धरती में माँ से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना। महाभारत काल में इस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास बताया था, तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में इन्होंने जो अज्ञातवास बिताया था। और महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली जनपद किसे कहा गया है? काशी को कहा गया है। रामायण काल में किस महाजनपद की राजधानी अयोध्या को बताया गया है? तो कौशल की राजधानी, कौशल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, अयोध्या इनकी राजधानी थी, अयोध्या में जन्म हुआ था, कौशल प्रदेश के राजधानी थी ये। बौद्ध काल में कौशल की राजधानी किसे बताया गया? श्रावस्ती को। महाभारत में उल्लेखित राजा शिशुपाल का संबंध किस महाजनपद से था? तो चैंदी से था। एंड सूरसेन के किस राजवंश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था? तो यादव राजवंश में हुआ था। तक्षशिला महाविद्यालय किस महाजनपद का अंग था? गांधार महाजनपद का था। और महाजनपद काल में राजा को क्या कहा जाता था? गणपति कहा जाता था। याद रखना राजा को। भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य और साम्राज्य होना चाहिए था, किस महाजनपद को कहा जाता था? मगध को। विशाल साम्राज्य मगध जनपद को जो है वो कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि मगध की सेना के महत्वपूर्ण अंग कौन से थे? महत्वपूर्ण अंग यानी मगध की सेना जो थी वो बड़ी विशाल सेना थी मगध के पास। और मगध की जो सेना थी ना, उसमें उस टाइम जो है हाथी थे। जैसे आज मान लो किसी के पास राफेल जैसे हवाई जहाज है ना, तो उस टाइम उतना ही महत्व हाथियों का होता था। मगध राज्य की प्रथम राजधानी किसे माना गया था? तो गिरिवर्जर को माना गया था। और मगध राज्य के उत्थान व समृद्धि में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? अजात शत्रु का। और किस वंश के शासकों ने मगध की सेना में वृद्धि की थी? नंद वंश ने की थी। नेक्स्ट देखिएगा, नंद वंश के शासक के पतन का मुख्य कारण क्या था? अतिरिक्त कर। नंद वंश का जो शासक था वो था घनानंद। घनानंद जो था वो बहुत ही ज्यादा घमंडी, अहंकारी और क्रूर शासक बन गया था। वो अपनी सेना बढ़ाने के लिए जनता के ऊपर बहुत ज्यादा उसने टैक्स लगा दिया, और यही एक कारण था। दूसरा कारण था, उसने जो चाणक्य था उसका अपमान किया था, और चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए जो है वो आपको पता ही है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है क्रिएट किया था। तो नंद वंश के बाद मगध का राजा कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य एवं गुप्त कालीन भारत की बात करते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक आपके सिलेबस के पार्ट है। मौर्य काल का शासन काल रहा है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक। और मौर्य साम्राज्य की राज स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो आचार्य चाणक्य यानी विष्णुगुप्त का था। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय किस राजा का शासन था? घनानंद का शासन था। आचार्य चाणक्य कहाँ पर अध्यापन कार्य करते थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। और चाणक्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? अर्थशास्त्र। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता था? कौटिल्य। सिकंदर के किस उत्तराधिकारी को चंद्रगुप्त ने बुरी तरह पराजित किया था? सेल्यूकस को किया था। एंड मैक्सनीज किसके शासन काल में मगध में रुका? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सेल्यूकस के राजदूत के रूप में
मैक्सथनीज की रचना किसने की थी? मैक्सथनीज की रचना की थी, मैक्सथनीज की रचना है इंडिका। एंड चंद्रगुप्त के जीवन के अंतिम समय में किसे अपना गुरु बनाया था? चंद्रगुप्त ने जैन धर्म के भद्रबाहु को श्रवण बेलगोला में गुरु बनाकर तप का मार्ग जो है इन्होंने अपनाया था। और ये क्वेश्चन काफी अच्छा मोस्ट क्वेश्चन बनता है, किस मौर्य शासक को अमित घात कहा जाता था? बिंदुसार को। और सम्राट अशोक का उसके अभिलेखों में क्या नाम मिलता है? देवानाम प्रियदर्शी, यानी देवताओं का प्रिय। अशोक मौर्य शासक का सम्राट कब बना? 269 ईसा पूर्व। और किस युद्ध के नरसंहार ने अशोक का हृदय परिवर्तन किया और उसने कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली थी? कलिंग युद्ध था ये। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत में है। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेखों की लिपि कैसी है? ब्राह्मी लिपि है। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, याद रखना। अशोक की अच्छी शिक्षाएं किस नाम से चर्चित हैं? अशोक का थम के नाम से जो है वो, अशोक का थम के नाम से ये प्रचलित है। बौद्ध धर्म की कौन सी संगोष्ठी सम्राट अशोक के काल में संपन्न हुई थी? पाटलिपुत्र की तृतीय संगोष्ठी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिंहल यानी श्रीलंका किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यमन प्रदेश में किसे भेजा था? तो महारक्षित को भेजा था। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वनवासी यानी उत्तरी अमेरिका में किसे भेजा था? तो रक्षित को उत्तरी अमेरिका में भेजा था। नेक्स्ट आता है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्वर्ण भूमि में किसे भेजा था? तो सोम व उत्तरा को भेजा था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य किसका रहा है? कुषाणों का रहा है। यानी मौर्य साम्राज्य के बाद जो शासन आता है वो कुषाणों का शुरू होता है। और प्रमुख कुषाण शासक कौन थे? कनिष्क थे। और गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। बाहर बारिश आ रही है, बाहर क्या आ रही है? बारिश आ रही है। नेक्स्ट देखिएगा, जल्दी से सेशन को पूरा करते हैं, 2-3 पेज और रहे। कल अपन कक्षा 7 की शुरुआत करेंगे। ऐसे ही इस बार थोड़े धीमे ही चल रहे हैं हम, है ना? थोड़े क्या चल रहे हैं? धीमे चल रहे हैं। और ये बच्चे बार बार कमेंट डिलीट कर रहे हैं ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर मैं आपको ब्लॉक ही कर देता हूं ताकि आपकी समस्या मिट जाए, आपको ना तो कमेंट डिलीट करना पड़े और ना करना पड़े, है ना? समझदार बनो। ये मौका चूक गया तो फिर चूक ही जाओगे। किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ कर उसकी स्मृति में अश्व चित्रित सिक्के चलाए थे? समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त का मंत्री व लेखक भी था। किस गुप्त शासक को वीणा वादन का शौक था? तो समुद्रगुप्त को था। और किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने समकालीन किन विदेशी आक्रमणकारियों को परास्त किया? शक शासक को इन्होंने परास्त किया। और किसने अपने विजय अभियानों के बाद कैलेंडर चलवाया था? तो विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत चलाया था। विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न कौन से थे? ये थे महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, क्षपणक एंड अमर सिंह शक, बेताल भट्ट, घटरपुर, वराहमिहिर और वर रुचि थे। ये कौन सा चीनी यात्री विक्रमादित्य के काल में भारत आया था? फाहियान आया था। और भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? गुप्त वंश के शासन काल को कहा जाता है। अब आता है प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था। देशी व्यापार के लिए प्राचीन भारत कितने पथ में था? यानी 2 पथ थे, एक तो उत्तरा पथ था और दूसरा था दक्षिणा पथ। पथ यानी रास्ता, पथ का अर्थ क्या होता है? रास्ता। यानी देशी व्यापार के लिए भारत में कितने प्रकार के रास्ते थे? 2 प्रकार के थे। उत्तरा पथ का उल्लेख करो तो ताम्र लिपि बंगाल से हमें जो है पाटलिपुत्र, वैशाली, कुशीनगर, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, कश्मीर, तक्षशिला, पुष्पकलावती, अफगानिस्तान, काबुल से होकर बल्क तक का ये रास्ता जो है वो उत्तरापथ कहलाता है। और नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर आता है हमारी सांस्कृतिक विरासत। देखिएगा, अस्थियों के ऊपर मिट्टी व ईंट से बनाए जाने वाले अर्धवर्त्राकार टीले क्या कहलाते हैं? स्तूप कहलाते हैं, है ना? ऐसे ये बौद्ध स्तूप कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं? और ये नहीं, ये पिरामिड है। ये
ये जो है वो बौद्ध स्तूप कहलाते हैं। बौद्ध स्तूप। बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। अमरावती स्तूप कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारहूत स्तूप के अवशेष कहाँ पर है? कोलकाता संग्रहालय में। गुफा में पूजा हेतु निर्मित ठोस स्तूप क्या कहलाते थे? चैत्य कहलाते थे। और भिक्षुओं के ऊपर के लिए, भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई गई गुफा विहार कहलाती थी। चैत्य तथा विहार की मुख्य विशेषता क्या थी? इनकी दीवारों पर चित्र व बौद्ध धर्म से जुड़ी जातक कथाओं का जो है चित्रण मिलता है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के बाघोर नदी की घाटी में। और अजंता की गुफाएं कितनी है? तो 29 गुफाएं हैं, जिसमें से 29 गुफाएं हैं, जिसमें से 5 क्या है? चैत्य है। नेक्स्ट देखिए, 490 के बाद अजंता को छोड़कर सब कहाँ चले गए थे? एलोरा गुफा में चले गए थे। स्थानीय भाषा में वेल्लूर कहते हैं। भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप कब से प्रारंभ माना जाता है? मौर्य काल से। और सारनाथ के अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं? 4 है। ये तो अच्छा क्वेश्चन है ही आपका। और अशोक स्तंभ के आधार पर कौन से जानवर उल्लेखित है? तो इसमें बैल है, घोड़ा है, हाथी है और शेर है। 4 जानवर इसमें जो है उल्लेखित है। भारतीय कला के इतिहास में किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? गुप्त काल को। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। और प्राचीन काल के प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचना। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार और कुमार संभव की जो है रचना की थी। क्षुद्रक ने जो है मच्छिकट्टम की रचना जो है की थी, मृच्छिकट्टम। अमर सिंह ने जो रचना की थी अमरकोश की। सम्राट हर्ष ने रत्नावली, नागानंद एंड प्रियदर्शिका की रचना की थी। बाण भट्ट ने हरिश्चरित्र की रचना की थी। इलांग्रे आदिगल ने जो है वो शिल्पादिक्रम यानी तमिल की रचना थी। और चितले सतनार ने जो है वो मणि मेखलई की रचना की थी। ये भी तमिल भाषा की थी। ये दोनों याद रखना, ये दोनों, ये एक याद रखना है ना, ये तो याद रहनी चाहिए आपको। और ये याद रखना, ये 3 तो कम से कम याद रखना। एक ये शूद्रक, मृच्छकट्टिकम भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आयुर्वेद का ग्रंथ किसने लिखा था? चरक ने। और शल्य चिकित्सा की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो सुश्रुत संहिता से प्राप्त होती है। आर्यभट्ट का संबंध था खगोल विज्ञान से। आर्यभट्ट की रचना थी आर्यभट्टीय। और बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में क्या संग्रहित है? भिक्षुओं के लिए विनय, भिक्षुओं के लिए नियम, कि भिक्षु कौन कौन से नियमों का पालन करेंगे। बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक में क्या संग्रहित है? बुद्ध की शिक्षाएं। ये क्वेश्चन अच्छा है। बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित किया गया? बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक में क्या संग्रहित है? दर्शन व सांसारिक ज्ञान का विषय इसमें जो है वो है। और तमिल भाषा में लिखा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। ये हो गया आपका क्लास 6 पूरा। हिस्ट्री और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों जो है वो यहाँ पर आपके पूरे हो चुके हैं। क्लास 8 के कल हम जो है क्लास 9 की जो है वो क्या करेंगे, क्लास 7 की शुरुआत करेंगे। क्लास 6 आपकी पूर्ण हो चुकी है। कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।